ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 1765 इलाहाबाद की संधि। The first treaty of Allahabad was with Mughal ruler Shah Alam, the so-called representative of Mughal authority in India. Means इलाहाबाद की पहली संधि मुगल शासक शाह आलम के साथ हुई थी, जो मुगल सत्ता का तथाकथित प्रतिनिधि था। By him he took the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa, the rights to collect revenue. उसके द्वारा उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी से राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया। Next point is that the second treaty was with Nawab Sizaud-Dowla of Awadh, and by this treaty Awadh became the friend cum dependent of East India Company. Means दूसरी संधि अवध के नवाब सिजाउद्दौला के साथ थी और इस संधि के द्वारा अवध ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र शह आश्रित बन गया। As Sizaud-Dowla accepted the British officers in Awadh and also accepted to maintain the British contingent on his own expenses. Means Sizaud-Dowla ने अवध में ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति स्वीकार कर ली और अपने खर्च पर ब्रिटिश टुकड़ी का रखरखाव करना भी शुरू कर दिया। It was a smart move of Robert Clive to turn Awadh as a buffer state against Afghanis and Marathas. मीन्स अवध को मराठों और अफगानों के खिलाफ बफर राज्य के रूप में बदलना रॉबर्ट क्लाइव का स्मार्ट मूव था। Third Treaty of Allahabad with Nizam-ud-Dowla, the Nawab of Bengal, and by him he took the Nizamat rights of Bengal, political rights of Bengal. मीन्स बंगाल के नवाब नज़्म-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की तीसरी संधि हुई और उसके द्वारा उन्होंने बंगाल के नज़ामत अधिकार, बंगाल के राजनीतिक अधिकार ले लिए। As company was foreigner in India and unaware by culture, polity and economy of India. कंपनी भारत में विदेशी थी और भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति से अनभिज्ञ थी। So to handle their new achievement, they appointed Deputy Diwan Shitab Roy and दीप्ति निज़ाम रज़ा खान। अपनी नई उपलब्धि को संभालने के लिए उन्होंने दीप्ति दीवान शिताब रॉय और दीप्ति निज़ाम रज़ा खान को नियुक्त किया। Treaty of Allahabad was the master stroke of Robert Clive because it was 3 shots by a single arrow. इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक थी क्योंकि यह एक ही तीर से 3 निशान थे। एग्जाम्पल, मुगल एम्परर became the pensioner of East India Company, Awadh became the dependent of East India Company and Bengal was the जागीर of East India Company। मतलब मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी बन गया, अवध ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्रित बन गया और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का जागीर बन गया। नेक्स्ट इज ड्यूअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। दीवानी ऑफ बंगाल इज इन द हैंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, निजामत ऑफ बंगाल इज इन हैंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ए बंगाली इज अलाउड टू सिट ऑन थ्रोन। नज़्म-उद-दौला, मुबारक-उद-दौला। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है, बंगाल का निजामत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है, लेकिन एक बंगाली को गद्दी पर बैठने की इजाज़त है। All the power was in hand of East India Company and all the duties were in the hand of Bengal नवाब। सारी शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी और सारे कर्तव्य बंगाल नवाब के हाथ में थे। This arrangement was called as dual government. It survived for 7 years, that is from 1765 to 1772. यह व्यवस्था को दोहरी सरकार कहा गया। यह 7 वर्ष अर्थात 1765 से 1772 तक चली। Clive himself answered for this doubt in Parliament when he says the step of double government was a precaution. इस संदेह का उत्तर क्लाइव ने संसद में दिया, दोहरी सरकार का कदम एक एहतियात था। According to him, he was afraid that the Indian rulers may unite against English.
And also his European friends like Portuguese, Dutch, etc. may start plotting against English. उन्हें डर था कि भारतीय शासक अंग्रेजी के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं और उनके पुर्तगाली, डच आदि यूरोपीय मित्र भी अंग्रेजी के खिलाफ साजिश रच सकते हैं. He was of the opinion to strengthen his achievements and then disclose it to the outsiders. अपनी उपलब्धियों को मजबूत किया जाए और इसके बाद बाहरी लोगों के सामने इसका खुलासा किया जाए. नेक्स्ट इज covenanted civil service. अनुबंधित सिविल सेवा. Under it, the civil servants were appointed with the condition that they will not participate in the trading activities of East India Company. सिविल सेवकों को इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे. It was a national outcome in 1765 because now company was a state in Bengal and civil servants are the spine of the state, that is policy makers. यह 1765 में एक राष्ट्रीय परिणाम था क्योंकि कंपनी बंगाल में एक राज्य थी और सिविल सेवक राज्य की रीढ़ यानी नीति निर्माता है. नेक्स्ट इज सोसाइटी ऑफ ट्रेड 1765. व्यापार की सोसाइटी. From 1717 to 1765, दस्तक was the enjoyment for the company and loss for the Bengal state. 1717 से 1765 दस्तक कंपनी के लिए आनंद और राज्य के लिए हानि था. In 1765, company became the state and now दस्तक became the loss for the company. 1765 में कंपनी राज्य बन गई और दस्तक कंपनी के लिए घाटे का सौदा बन गया. It was not possible for the company to abolish Dastak immediately because it was the main attraction for the company officers in Bengal. But then it was the challenge for East India Company as a state in Bengal. कंपनी के लिए दस्तक को तुरंत समाप्त करना संभव नहीं था क्योंकि यह बंगाल में कंपनी के अधिकारियों के लिए मुख्य आकर्षण था. लेकिन फिर बंगाल में एक राज्य के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चुनौती था. टू हैंडल इट, रॉबर्ट क्लाइव formed Society of Trade. Under it, company maintained the trading monopoly on specific items like salt, betel nut, saltpeter, etc. मीन्स इसे संभालने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन किया. इसके तहत कंपनी नमक, सुपारी, नमक पीटर आदि विशिष्ट वस्तुओं पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखती थी. And the profit of this trade was distributed among the officers of the company on the basis of hierarchy. मतलब इस व्यापार का लाभ कंपनी के अधिकारियों के बीच पदानुक्रम के आधार पर वितरित किया गया था. It failed to overcome the main objective, so it was ended later on. But overall, Clive was successful in laying out the plan for British Empire in India. मीन्स मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया. लेकिन कुल मिलाकर यह साम्राज्य भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की योजना तैयार करने में सफल रहा. On this plan, the foundation was laid down by Warren Hastings and Cornwallis. मतलब इस योजना की नींव वॉरेन हेस्टिंग एंड कॉर्नवालिस ने रखी थी.